हमारे यहाँ एक अलमिया है, अभी तक हमारे यहाँ मुझे लगता है कि जो तालीमी मुशाहिदा है वो हमें ये नहीं सिखा पाया कि तालीम है क्या। एजुकेशन को ना मिस इंटरप्रेट बहुत किया गया। हर किसी ने अपनी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन बना दी। दूसरी तरफ आवाम का भी तर्ज अमल ये है कि अगर आपको वाकई सीरियस होकर सिखाने की कोशिश करता भी है तो आपकी अटेंशन स्कूल की तरफ नहीं, मेले की तरफ ज़्यादा है। ज़्यादा तो सियासी लोग जो होते हैं ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। वो देखते हैं कि किस तरफ रुझान जा रहा है, ठीक है, वो फ्लो में चलते हैं। आप अगर उन्हें थोड़ा सा कन्विंस करते हैं ना, उनको चाहिए अपना वोट। हमारा जो मुआशरा है खुद वो कितना तालीम याफ्ता होना चाहता है, हमारी अपनी सोच कहाँ खड़ी है। हमारी अगर आवाम किसी दिन ये समझ जाए कि हमें नारे लगा के, बिरयानी खा के, बेले लगा के हमें हमारी कौम आगे नहीं बढ़ सकती, उसके लिए सीरियसली एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी। अभी सिंध के वैसे टेक्निकली थे 41,000 स्कूल्स, ठीक है। आफ्टर फ्लड 2022 ये आपके 19,000 पार्शली या फुली ये कौन से स्कूल हैं जहाँ पे जिनमें उताके भी शामिल हैं, जो जो कागजों में, किताबों में है या वाकई हैं? नहीं है इतना, इतने हैं इतने हैं। अलमिया ये है कि कोई मिनिस्टर विलिंग भी है चेंज लाना भी चाहता है, जो नीचे ब्यूरोक्रेसी बैठी भी है। हाँ। सिस्टम बेसिकली वो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो खराब है। हाँ, वो आपको कोई चीज़ करने नहीं देते। आदिल अली आदिल कास्ट के एक और एपिसोड आपके सामने है। जैसे कि आप जानते हैं कि तालीम इंसान को दरअसल इंसान बनाती है। तालीम पे हमारे यहाँ बातें तो बहुत होती हैं, बड़े बड़े दावे भी बहुत होते हैं और वादे भी बहुत होते हैं, लेकिन उन वादों पे अमल कितना होता है, उन बातों पे अमल कितना होता है। और ख़ुद अवाम जो कि जानती है कि तालीम के बगैर किसी भी तरह से मुआशरे का एक अहम हिस्सा नहीं बना जा सकता। मुआशरे का हिस्सा बनने को छोड़ भी दे तो बहैसियत इंसान अपनी ज़ात में भी एक बेहतर ज़िंदगी नहीं बसर की जा सकती। तो एक आम इंसान अपने आप में कितना तालीम के हवाले से मुतहरिक है, कितना एग्रेसिव है और कितना वाकई वो इल्म का समंदर बनने की कोशिश करता है, ये सब बातें जानने के लिए आज मेरे साथ मेरी मेहमान मौजूद हैं, जिनका नाम है हिना शेख। हिना साहिबा जो है वो एक माहिर तालीम भी कह सकते हैं आप, बतौर वो ख़ुद को एक एजुकेशन कंसल्टेंट कहलवाती हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के मयार को जांचने में। अब एजुकेशन क्या है, मयार एजुकेशन क्या है, उसको जांचती कैसे, इसकी सारी बातें वो हिना ही बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम हिना साहिबा, कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई, आप आदिल कास्ट को तशरीफ लाएं। हिना, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए कि आप क्या करती हैं और कैसे करती हैं और कहाँ एजुकेशन तक कैसे आई हैं? दिस इज़ हिना अली शेख। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और ये जो टॉपिक है ये मेरे दिल की है और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के दिल के करीब है। अगर आप मेरी जर्नी थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन से मेरा क्या रिश्ता है या क्यों मुझे इतनी इमोशनल अटैचमेंट है, तो आई थिंक एक तो ये फैमिली में भी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे वालिद साहब उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक तालीम के लिए, इदारे के लिए सर्व की। एक स्कूल को यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचाया। तो हमने जब बचपन से एक आप जब छोटे होते हैं और आप देखते हैं कि ये भी चीज़ें जो हैं इतनी अच्छे तरीके से भी की जा सकती हैं, वो भी सरकारी स्कूल को आप यूनिवर्सिटी तक बना दें, तो आपका जो दिमाग है वो उन कंट्रीब्यूशन को देखते हुए सोचता है। अब दूसरी तरफ जो है मेरा अपना, हमारी जो एक मिडिल क्लास फैमिली थी, तो मैं अपना जब स्कूल में देखती थी या यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मुझे गैप्स नज़र आ रहे होते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पर्सनालिटी में दोनों चीज़ें हैं। एक, मैं वो लीडरशिप अपने वाले साहब का जो एक विजन है और उनका एक जो तरीका है वो देख रही हूँ। दूसरी तरफ मैं वो गैप्स फील कर पा रही होती थी कि जो मेरे ये बात हो रही है ये यहाँ पे तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो मेरे अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शन पर्सनालिटी में शुरू से था, एक बेचैनी थी, एक समझ नहीं आता था कि क्या करना है। अच्छा, जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मैंने मास्टर्स शुरू किया इकनॉमिक्स में, एंड देन मुझे जो है ना फ़िलासफ़ी पढ़ने का शौक़ था, एडमिशन हो गया इकनॉमिक्स में। और साथ में जो है मुझे यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, उसकी अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है उसके चैलेंजेस भी हैं। तो मुझे ये फीलिंग आई कि यहाँ पे जो है ना बहुत बेहतर तालीम हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से
तालीम बेहतर ना होने की या सिस्टम ना होने की वजह से मैं जो चीज़ें खुद अच्छी और बेहतर कर सकती हूँ वो मैं नहीं कर पा रही थी, और मेरी परफॉर्मेंस में जो है गैप्स आ रहे थे, मेरे ग्रेड्स में गैप्स आ रहे थे। आई वाज गुड स्टूडेंट टिल स्कूल कॉलेज, बट यूनिवर्सिटी में आके तो मुझे ये चीज़ें अपने अंदर नज़र आना शुरू हुई कि यार मसला ये नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रही मेरी इकोनॉमिक्स, मैं लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन जब असेसमेंट का टाइम आता है, पेपर का टाइम आता है, एग्जाम का टाइम आता है, तो 100 मार्क्स का पेपर मुझसे नहीं दिया जाता। सो मुझे लगा कि या तो मेरे अंदर बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आप अपने अंदर चले जाते हैं गिल्ट में, या सिस्टम में भी कोई चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जो आप समझ नहीं पा रहे। उधर से जो है मैं, क्योंकि उस बैकग्राउंड से थी जहाँ पे बात ऐसे हो रही है कि यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, इदारे को बना रहे हैं, तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें ना आपके अंदर पकना शुरू होती हैं। तो जब यूनिवर्सिटी में मैं आई तो मुझे एक चीज़ पता थी कि मैं जो भी काम करूँगी लाइफ में वो लोगों से रिलेटेड होगा, क्योंकि सोशल साइंसेस पढ़े थे, इकोनॉमिक्स वॉज सोशल साइंसेस। और अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो दो एक्सट्रीम्स हैं, आप या तो बिल्कुल ही वो बन जाते हैं, यानी बैंकिंग सेक्टर में या इकोनॉमिक्स, वो रैशनल बिहेवियर जिसको आप कहते हैं। तो मेरा जो है वो मैंने कहा मैं इतना रैशनल बन नहीं सकती, बिकॉज माई वन साइड इज रियली एम्पैथ एंड इमोशनल, तो जिसमें इंसानों के लिए कुछ ना कुछ करने का जज्बा है। तो मैंने कहा इसमें जो है ना आप सोशल डेवलपमेंट की साइड जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में ही रहते हुए, इट्स अ सोशल साइंस, बट आप दूसरे पार्ट पे डेवलपमेंट सेक्टर, या उस वक्त तो मुझे नाम भी नहीं पता था डेवलपमेंट सेक्टर का, लेकिन मुझे ये था कि मुझे लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन किस लेवल पे करना है, अब यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे लोग वो भेज रहे थे कि आप इस एनजीओ में चले जाएं, उस एनजीओ में चले जाएं। मुझे ना वो चीज़ कहीं लग रहा था नहीं, ये सिर्फ एनजीओ नहीं है, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट। मुझे वो समझ नहीं आ रहा। 2014 में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे जो है ना आप इंटर्नशिप करने के लिए जा सकते हैं। 2014 में जब मैं SCF गई, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, वहाँ जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इंटर्नशिप की, अब वो उसका अपना जो भी एक प्रोग्राम है, जैसे भी वो ऑपरेट करते हैं, जो उनके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होने, मुझे उस चीज़ में कैच मिल गया कि अच्छा दिस इज़ वेयर आई लाई टू मैक्रो सिस्टम्स एंड इसमें जो है एक लोकल NGO नहीं, इट्स अ बिग गेम। और दूसरा ये कि आपकी एजुकेशन से भी कनेक्ट है और डेवलपमेंट सेक्टर से भी कनेक्ट। अब मुझे जब मैं वहाँ पहुँची सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, तो मुझे लगा है कि मेरा तो सारा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में, और टेक्निकली हम यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सो आई थिंक आई शुड गेट एडमिशन टू द रिलेवेंट फील्ड। देन आई डिसाइडेड, आई चोज MS, उस वक्त ज़ैबिस्ट में नया आया था, तो आई डिड माई MS इन एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब मुझे वो कहते हैं ना कि आपको रास्ते ढूंढते हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ लिंक मिलता है, और आपको लोग कुछ बोल भी रहे होते हैं बट आपको वो क्लिक नहीं कर रहे होते। यहाँ मुझे ये ज़ैबिस्ट वाला ऑप्शन क्लिक किया, एंड देन आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन MS प्रोग्राम एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। वहाँ से मैं जाती थी यूनिवर्सिटी, 6:30 to 9:30 हमारी क्लास होती थी, और सुबह में जो है मैं इंटर्नशिप कर रही थी। तो मैंने सारी जो थीसिस है अपना एमफिल का, जो हमारा हम 2 IRS करते थे, एक रिसर्च, वो सारी मैंने वहाँ से। तो अब आपका जो पूरा जो एक होलिस्टिक वो बनता है ना कि आपकी थ्योरी भी, क्योंकि मुझे हमेशा ये होता है कि जो मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ वो मैं प्रैक्टिस में लाऊं। और इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए मुझे याद है मैं अपने टीचर्स के पास जाके बोलती थी, सर ये आप मुझे इतनी खतरनाक थ्योरी पढ़ा रहे हैं, मैं इसको अप्लाई कहाँ पे करूँ। तो लेकिन यहाँ पे मुझे ना वो चीज़ थोड़ी इजी लगी कि भाई स्कूल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट SCF का जो मुझे मॉडल इंस्पायर किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब मुझे जो है ना क्योंकि मेरी जो फैमिली है, या जो मैंने अपना वाला साहब का जिक्र किया, वो गवर्नमेंट की, उन्होंने कॉलेज भी बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, उसको मुझे गवर्नमेंट में नहीं जाना था। मतलब आई हैड दिस डिसीजन इन माई लाइफ। आप कहते हैं ना कुछ चीज़ें आपको लगता है कि वो देख के आपको लगता है नो दिस इज I don't say this is not for me, ये मेरे लिए this is नहीं not my cup of tea, ये मैं नहीं, because मुझे ये पता था कि मैं जाऊंगी तो I'll take lead in many things। और फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको ना बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बात करनी होती है, और बड़े गिन चुन के और नाप तोल के। तो मैंने कहा मैं अगर जाऊंगी ऐसी जगह पे, तो चांसेस हैं कि आई माइट नॉट फिट इनटू दैट थिंग। तो ये मुझे पब्लिक प्रोग्राम बड़ा मजे का लगा। मैंने कहा यहाँ पे आप गवर्नमेंट के साथ भी हैं और आप
एज अ प्राइवेट पर्सन काम करें, अब आप एज इंडिविजुअल कंसल्टेंट काम करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे काम करें, लेकिन आपका जो कोर एरिया है वो आपका अपना वो भी पूरा होता रहेगा कि यू आर नॉट आउट ऑफ मैक्रो पिक्चर, आप हमेशा ग्रो करते रहेंगे और आप जो है प्योर गवर्नमेंट में भी नहीं होंगे। तो दैट्स नाइस। आपकी जो जर्नी है काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन ये देखें हमारे यहाँ एक अलमिया है अभी तक हमारे यहाँ, मुझे लगता है कि जो तालीमी मुशाहिदा है वो हमें ये नहीं सिखा पाया कि तालीम है क्या। यू बीइंग एन एजुकेशन एक्सपर्ट, आपका तालीम के साथ कंट्रीब्यूशन भी है, फिर आपकी हिस्ट्री भी है, आपके वालिद की लेगेसी भी है कि आपने एक स्कूल को कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डन किया, तो आप थोड़ा सा इसकी तशरीह करेंगे तालीम है क्या, समाज को उसको लेना कैसे चाहिए? देखिए जैसे अभी बैक ऑफ इस पे बात कर रहे थे कि एजुकेशन को ना मिस इंटरप्रेट बहुत किया गया है। हर किसी ने अपनी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन बना दी है, ठीक है। अब अगर किसी को सिर्फ स्कूल की एक क्लासरूम का टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट समझ आता है, उसके लिए वो एजुकेशन है। किसी को जो है वो समझ आता है कि नॉन फॉर्मल सेटिंग में कोई बैठा हुआ है, वो एजुकेशन है। अब हमें जो है ना एजुकेशन को बड़ा हॉलिस्टिकली और बड़े हॉरिजॉन के साथ देखना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं एज एजुकेशनिस्ट, हम जाते हैं बिग पिक्चर टू स्मॉल, ठीक है। हम एक बड़ा से दायरे में देखते हैं कि एजुकेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स है, या हम उसको कहते हैं टेक्निकल ज़बान में एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब हम जब उसको हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हर आसान अल्फाज में हर वो इंसान जो कुछ भी नए चीज़ सीखने की सलाहियत पोटेंशियल अपने अंदर रखता है, अब वो उसको भी डिस्कवर कर सकता है, और कोई ऐसी चीज़ जिसे उसे शायद अपने बारे में ना पता हो, या उसकी कोई ऐसी नई चीज़ जो उसे उसकी कोई भी नो हाउ ना हो, उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकता है। तो तालीम का सिर्फ किताबों की हद तक ही महदूद है कि किताबों से ही सीखना है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने वही अर्ज किया कि तालीम को हम समझते ये हैं कि वो स्कूल तक लिमिट है। तालीम देने के बहुत सारे ज़राए हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकती हैं, और ऐसे जिसको हम इदारा कहते हैं, वो एक पूरी आप उसको कह लें कि वो तालीम देने के लिए एक ज़रिया है, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस कि आप उस ज़रिए के अब मुझे जो है ना एक अच्छा लफ्ज़ नहीं मिल रहा कि उस इदारे को मैं क्या नाम दूँ, लेकिन वो तालीम नहीं है। इदारा आपका वो जरिया बन सकता है, स्कूल आपका जरिया बन सकता है, आपका नॉन फॉर्मल प्लेटफॉर्म, यस दैट इज अ राइट वर्ड, प्लेटफॉर्म बन सकता है फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन। अब वो आप स्कूल को भी दे सकते हैं, आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी दे सकते हैं। एक हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, कि आप हम बैठे हैं बात कर रहे हैं लेकिन हम एक दूसरे को एजुकेट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो अब ये जो है आपकी इनफॉर्मल आ गई। अच्छा, इनफॉर्मल में फिर आप मैस एजुकेशन पे बात करते हैं, तो आप थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स, जैसे अभी हम बैठे हैं, हमारे साथ जो हमारा जो भी शख्स जुड़ेगा वो मैस मीडिया से कनेक्टेड होगा, तो ये भी हमारा एक तरीका कार हो सकता है तालीम देने का। और है इसके अलावा जो है हमारे पास ग्रुप्स जो हम कहते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो भी एक तरीका कार है जिसमें हम छोटे ग्रुप्स को कहीं पे बिठा के तालीम दे सकते हैं। अब किस सेटिंग में हम उसको तालीम दे रहे हैं, फॉर्मल में दे रहे हैं, नॉन फॉर्मल में दे रहे हैं, इनफॉर्मल में दे रहे हैं, फिर उसमें हमारी वो कहते हैं ना कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। सो तालीम को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, सेटिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म, स्कूल का प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा डिसिप्लिन्ड होगा, उसमें स्ट्रक्चरल आपको करिकुलम होगा, स्ट्रक्चरल यूनिफॉर्म होगा, एक पूरा आप एक शख्स तैयार कर रहे हैं जो उन सर्टेन जो अहबाब हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए कि ये शख्स फ़र्ज़ करें इस तरीके की पर्सनालिटी होगा, उसमें ये चीज़ें हम उसको फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी सिखा सकते हैं, हम उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस कर सकते हैं कि ये चीज़ें उसे 10वीं तक 5वीं तक। फिर आपकी क्लासरूम का होता है कि आपने लेवल्स होते हैं बेसिकली कि इतनी लेवल का बच्चा ये चीज़ें सीख सकता है, तो ये आपका फॉर्मल सेटिंग होगी। बेसिकली ये तो डेकोरेशन ऑफ पर्सन हो गई ना, कि आपने एक अर्ली बेबी को जो कि 2-4 साल के बाद आपके पास आएगा, आप उसको डेकोरेट करेंगे एंड यू लेट हिम नो कि भाई ये आपका प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आपने यहाँ से ये सीखना है, इस मरहले पे ये सीखेंगे, इस मरहले पे आप यहाँ पे होंगे, देन दैट स्टेज गेट डिवाइडेड एंड यू लर्न बाय द टाइम। लेकिन हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं,
वो एक आइडलाइज सिनेरियो है कि हम एक आइडियल सिचुएशन करें कि भाई स्कूल है, देन कॉलेज है, देन वी गो टू यूनिवर्सिटी, एक फॉर्मल है, फिर इनफॉर्मल है, पहले हम यूनिफॉर्म में हैं, देन वी बिकम नॉन यूनिफॉर्म, हम यूनिवर्सिटी लाइफ में चले जाते हैं, कैजुअल हो जाते हैं, देन वी लर्न बाय दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन द प्रोसेस। बट हम अनफॉर्चुनेटली हम तालीम पे इतना, हमारी गवर्नमेंट हमारे रिसोर्सेज कीन है, कंसर्न है, एजुकेशन फाउंडेशन हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके बावजूद एज अ सोसाइटी हमारा जो मुआशरा है खुद वो कितना तालीम याफ्ता होना चाहता है, हमारी अपनी सोच कहाँ खड़ी है। अलमिया है, और थोड़ा सा मुझे बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही दुख होता है इस चीज़ का कि हमारे यहाँ ना तालीम को जो मास लेवल पे है वो अहमियत नहीं दी जाती, या उनको वो कॉन्शियस, मैं उसमें किसी की गलती अब नहीं आप किसी को कह सकते, कॉन्शियसनेस नहीं है। अब कॉन्शियसनेस क्या है कि मेरे पास ये शऊर हो, आसान अल्फाज में शऊर हो कि अगर ये मैं सीखने सिखाने वाला अमल कर रहा हूँ इसमें मेरे लिए बेहतरी है। एक ये है कि आपको लाशऊरी तौर पे ये जहन में कोई कहीं किसी कोने में थॉट प्रोसेस हो कि ये जो अगर मैं करूँगा इसका कोई फ़ायदा नहीं। हम जब एज सोसाइटी हमने क्योंकि मेरा काम काफ़ी दफ़ा मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और रिसर्च का रहा है एजुकेशन में भी, सो हम जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो बड़े, वैसे तो मैं आपको बता रही थी जज्बा था, अब वो जज्बा जो है वो जब आपको समझ वो ठंडा पड़ना शुरू होता है, जब आप अकल से फिर देखते हैं इन चीज़ों को और एक्चुअल लेंस से देखते हैं तो आपको नज़र आया कि मसला जो है ना बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है, एंड दैट इज़ वेरी साइकोलॉजिकल, लाइक कि आपने उस चीज़ को डिसाइड कर लिया कि इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। अब आपको किसने बताया, क्यों बताया, कहाँ से बताया, उसकी हिस्ट्री है, सोशल बिहेवियर्स हैं, कल्चरल ब्लॉकेजेस हैं हमारे दिमागों में, हम हर चीज़ को जो है वो नेगेटिव ही लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, दिस इज़ माई ओपिनियन, कि हमने एजुकेशन को जो है वो कभी कभी हम उसको ऐसा हम समझते हैं ये प्रोपेगेंडा है। बहुत ऐसी जगहों पे हमें ये फील आती है, ऐसा कोई डायरेक्टली नहीं कहता लेकिन काफ़ी दफ़ा हमें जिस तरीके से रेजिस्टेंस मिलती है, आप कहा जाता है कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो हमें कोई मसला नहीं है बताने में। इनफैक्ट वी वुड लव टू टेल यू कि ये क्या है, कैसे है, इस टूल को अप्लाई कैसे किया जा सकता है और पूरी नेशन को आप कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। लेकिन देखें सीख तो इंसान फिर भी रहा है ना। अगर कोई किसान का बच्चा है, बिल फर्स्ट अगर किसान के घर में वो पैदा होता है, बड़ा होता है, बचपन से अपने वालिद को देखा, वो दरामती, कुल्हाड़ी, बैल गाड़ी, सब खेत खलियान सब देख रहा है, वो लर्निंग तो वहाँ से भी ले रहा है ना। वो अगर उसी चीज़ को इनफॉर्मल वे में कैजुअली ले रहा है और उसको पता है कि मेरे वालिद साहब किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हल चलाते हैं, खुदाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, फसल काटते हैं, बाय द टाइम वो बच्चा बड़ा होता है, सीखता है, तो वो ग्रो तो लर्निंग करते हुए हो रहा है। तो फिर वो किसान का बच्चा, किसान वाली मिसाल यहाँ पे अप्लाई होती है कि भाई मजा मजा दिए बहना होती है, पंजाबी कहावत है, उसमें कहते हैं भैंस भैंस की बहनी होती है अपेरेंटली। तो लर्निंग तो इंसान वहाँ से लेता हुआ आ रहा है, सीख तो वो भी रहा है। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हमें सोसाइटी इस बात को वाकई एक्सेप्ट करें? तो देखें, हम वो सीख रहे हैं शायद इसलिए कि मेरी ब्रेड एंड बटर की गारंटी वो किसान का जो प्रोफेशन है वो देगा। अगर मैं कोई दूसरा किसी प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ तो मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, स्कूल को नहीं देखूंगा, बट मैं अपने वालिद को, चचा को, भाई को देखते हुए मैं उनके साथ उसी काफिले में चल पड़ूंगा, बट मैं उसको फॉर्मलाइज नहीं करूंगा, मैं उसमें कुछ बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करूंगा। तो सीखने का अमल तो फिर भी जारी है। तो वो जो वालिदैन हैं या जो भाई है जो भी हैं, वो रेजिस्ट क्यों करते हैं? अच्छा, इसमें दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे बात आती है करिकुलम की, और हम जो अभी बात डिफाइन कर रहे हैं वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। सो कोई आप किसी को ये नहीं कह सकते कि कोई नहीं सीख रहा। आप कोई अपने तजर्बात से सीख रहा है, कोई लाइफ के पेन से सीख रहा है, कोई पढ़ाई से सीख रहा है। सो तरीके अलग हैं, लेकिन ये तो पहली बात हमें अपने दिमाग से अनलर्न करनी है, और ये हमारे पूरे पढ़े लिखे लोगों को भी अनलर्न करने की ज़रूरत है कि किसी को हमें इस बेस पे कम या ज़्यादा नहीं समझना कि इसे ज़्यादा आता है या इसको कम आता है। ठीक है, सीख तो सब रहे। आपकी जो स्पेसिफिक बात है कि हम उसको चैनलाइज कैसे कर सकते हैं, जो मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि एक चीज नहीं, चैनलाइज तो हम कर रहे हैं ना, मीडियम्स मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। हम गांव में चले गए, कैंपेन कर दी, हमने स्कूल खोल दिया। वो एक जो वालिद है, जो किसान है, वो अपने बेटे को फिर भी रेजिस्ट करता है कि तुमने वहां नहीं, तुमने खेत में जाना है। तो ये क्या? उसकी हम प्रैक्टिकली, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि हम जब जाते थे मॉनिटरिंग में, तो जब 10 से पहले जाते थे तो बच्चे क्लासरूम में होते थे, 12-11 बजे के बाद जाते थे, ब्रेक टाइम होता था। ठीक है, आपके स्कूल्स की जो दीवारें हैं ना वो नहीं होती। आपको पता है बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें अभी आपका ग्राउंड खाली है, अलमी है, अभी भी है, बहुत है। अभी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि क्या। तो अब होता क्या था
कि वो बच्चा जब गया ब्रेक के बाद तो वापस नहीं आया। तो हम जब टीचर्स से थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करते थे कि भाई आप को बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, तो वो ये कहते थे कि उनको जो आपकी बात खेतों में जाना है और वहाँ पे जाके काम करना है और उससे उनकी ब्रेड एंड बटर है। अब आपको अगर टेक्निकली, अब यहाँ पर टेक्निकल चीज़ आ जाती है, इफ़ यू आर लिविंग इन अ पार्ट ऑफ अ कंट्री जहाँ पे एग्रीकल्चर एक स्ट्रेंथ है, बैकबोन है आपकी, बैकबोन है आपका, 70% जो है वो सिंध का एग्रीकल्चर है, व्हाई नॉट टू डिवाइस अ करिकुलम, फॉर्मलाइज इट, डिवाइस अ करिकुलम। अच्छा, करिकुलम में हमें लगता है हम ऊपर से आएंगे टॉप टू बॉटम और ऊपर से हम अपना पूरा बता मतलब देंगे, बीबीए करा देंगे एग्रीकल्चर, हाँ, बीएस करा देंगे, बस वो अपना हम डिजाइन कर लेंगे। करिकुलम जो है ना, बॉटम अप वाली स्ट्रेटेजी अभी तक हमारे लोगों को समझ नहीं आई है, और वो आती है जब कम्युनिटी मोबिलाइज्ड होती है कि भाई कम्युनिटी की तरफ से डिमांड आए कि मेरे बच्चे को मैं स्कूल भेजूंगा लेकिन मेरे उसकी किताबों में ये चैप्टर्स ऐड करो। अब उसमें क्योंकि वही कि कलेक्टिव हमारे पास बहुत सारे मसले हैं और एजुकेशन नहीं है, जो वो सेंस ही नहीं है कि ये आइडिया भी आए या सोच भी आए कि ये, तो अगर यहाँ से हम ये शुरू करें कि एग्रीकल्चर की अगर लैंड है उसके हिसाब से करिकुलम बनाए और बच्चे को बोले कि भाई तुम जो 12 बजे तक पढ़ोगे ना, वो जो तुम जमीन पे जाके करोगे तो तुम उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकते हो। और मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं आई एम क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल जो बेसिक लर्नर से भी पीछे, अगर पौधा लगाना हो, मुझे याद है मेरे पास अभी मैं नई पौधे लेके आई थी, तो एक बच्चा था, वो उनके साथ ना गार्डनिंग कर रहा था, तो वो बाबा जी के साथ बैठ के कर रहा था, तो मैंने कहा बेटा मेरे साथ आ जाओ, मुझे हेल्प कर दो लगाने में, बिकॉज मैं इसमें बिल्कुल कहते हैं ना कि वो बिल्कुल इनिशियल ले मैन हूँ, मॉन्टेसरी में हूँ। और वो बच्चा इतना सा था एंड आई लिटरली लर्न फ्रॉम दैट किड, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, कैसे उसने मतलब आराम से वो बैठ के और बड़े मज़े से उसने लगाए, फिर वो मुझे सिखा रहा था एंड आई लव्ड दैट एक्सपीरियंस। के हम ये समझते हैं कि हम बड़े सिर्फ जो होते हैं या टीचर है वो सिखाता है, लेकिन बच्चे ने जिस तरीके से मुझे टीच किया, समझाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो मुझे ये लगा कि इसको और इतनी उसे चीज़ें पता थी। आई वॉज सो अमेज, मुझे मतलब इतना उस पर अच्छा लग रहा था, उस पर इतना प्यार आ रहा था बच्चे पे कि इतना सा बच्चा है लेकिन इसको इतना कुछ इसकी नॉलेज है, इतना सेंस है इसको कि मिट्टी को ऐसे करें, ये करें, ऐसे लगाएं, लाइक। तो मुझे ये हुआ कि अब अगर किसी को इतना सेंस है किसी चीज़ का, अगर आपने उसी के उसको पोटेंशियल एजुकेट कर दिया तो वो कहाँ तक जाके देगा। और दूसरा, हमें जो है ना थोड़ी सी एहसासी कमजोरियों से, यहाँ पे आपकी बात कर रहा हूँ, तो ये जो बात है, एक सवाल मेरे जहन में आगे करने के लिए मैं पहले कर लेता हूँ आपको, हाँ, कि जो आप बात करें कि बच्चा पौधा लगाना सीख रहा था, आपको वो सिखा रहा था, उसको हाँ, बहुत पता है मिट्टी ऐसे खुरेदनी है, हाँ, खोदनी है, पानी, तो देखिए यहाँ बात आती है प्रैक्टिकल लर्निंग की। हम आज तक 50 साल पुराने सिलेबस में फंसे हुए, दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है और हम अभी तक कहीं नहीं पहुंचे। ऐसा ही उसके पीछे अलमिया ये नहीं है कि हम अभी तक जो है वो रटी रटाई नसाबी किताबों पे मुहित हैं। हमारा जोग्राफिया हमें कुछ बताता है, हमारी तारीख हमें कुछ बताती है, हमारे माशरती उलूम हमें कुछ सिखाते हैं, समाजी उलूम हमारे कुछ बताते हैं, और हम सिर्फ मैथ्स लड़ने अब तक सीखने पे लगे हुए कि मैथ्स आएगी तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा बनेगा। जबकि होना ये चाहिए कि आप बच्चा जो पोटेंशियल लगता है, लेट से कि मैं अच्छा बोल लेता हूँ, तो मुझे आप किसी ऐसे मैथ्स कम्युनिकेशन टाइप के प्रोफेशन पर रागिब करें, मुझे रास्ता दिखाएं, रूट दिखाएं। कोई बच्चा अच्छा खेल लेता है, उसको आप स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल बनने की सिखाएं, कोई पौधा लगा रहा है उसको गार्डनिंग सिखाएं, उसको एग्रीकल्चर सिखाएं। हमारे इन्वायरमेंट तो है ही नहीं है। अच्छा, इसमें जो है ना, इसमें मैं जब आप एजुकेशनिस्ट को, अब वही बात है, अब यहाँ पे आती है टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं अपनी सर्किल में देखती हूँ ना अपनी, क्योंकि हमारे बहुत क्लोजली एजुकेशनिस्ट का दो तरीके के एकेडमिक एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है, जो आपको यूनिवर्सिटीज़ में तो मिलते हैं लेकिन उन्हें अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड का नहीं पता, ठीक है। और जो ग्राउंड पे आपको नज़र आते हैं वो ज़्यादातर स्कूल बेस्ड एजुकेशनिस्ट नज़र आते हैं, जो टीचिंग एंड लर्निंग क्लासरूम लेवल तक होते हैं, जिसका हॉलिस्टिक एजुकेशन में अंडरस्टैंडिंग हो, वो तो लोग हैं नहीं, बहुत कम है, ठीक है। अब हम अगर देखें ना, मैं मतलब नाम ले सकती हूँ कि ये 4-5 लोग हैं जिनको एक ब्रॉडर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पता है, और जो कि पॉलिसी भी बना चुके हैं, एग्जीक्यूशन भी कर चुके हैं, स्कूल में भी उनको पता है और यूनिवर्सिटी का भी उन्हें पता है। तो ये हमारे पास टेक्निकली गैप है। दूसरा ये है कि अगर वो टेक्निकल आप टीम बना भी लेते हैं, जो कि इतने चले आप 10 लोग भी उठा लें पूरे सूबे में से, वैसे वो भी नहीं है लेकिन चले, हम कहते हैं कि चले आप उठा लें और थोड़ा ग्रूम भी कर आप जब बिठाएंगे स्ट्रक्चर। दूसरा ये है कि जो आपके यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल ब्यूरोक्रेसी फिर मिनिस्ट्री है, उनको भी नहीं पता
ठीक है। तो हम प्रैक्टिकली, जब मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इनफैक्ट हम बात कर रहे थे, तो जब हम हमारा क्या होता था, हमारा काम होता था जो सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट्स के साथ हमें बैक एंड फोर्थ हमें तो रिपोर्ट करना है, सीधी सी बात है। हमने जो है ना, वी आर नॉट अथॉरिटी, वी आर फैसिलिटेटर। सो वी हैव दिस क्लियर इन आवर माइंड कि जो डिसीजन मेकर है उसने करना। अब अगर डिसीजन मेकर की अपनी भी इंटरेस्ट भी नहीं है, ए अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, बी कि भाई ये विलिंगनेस भी नहीं है, विलिंगनेस है ना सीखने, ये विलिंगनेस भी नहीं है, और ना आपको टेक्निकली पता है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का जो हमने पुराना वही 50-60 साल पहले जो हमारा निज़ाम था कि भाई ये 17 ग्रेड होगा, ये 18 ग्रेड होगा, उसने अलिफ पे पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। टेक्नोक्रेट किसी हद तक मैं कहती हूँ समवॉट इन द मॉडल फिट इन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी डिसीजन मेकिंग चाहिए, लीडरशिप स्किल्स चाहिए। फिर आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो MNA MPs होते हैं, तो वो भी साइड जो है आप उसको मतलब वो टेक्निकली क्या बताएंगे, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में अगर आप किसी को जाके वो बना के समझा भी देते हो कि इस तरीके से, वो जो अगला कोई मॉडल आप उनको प्रेजेंट कर देती है, प्रेजेंट भी कर दिया, तो उसके बाद भी काफ़ी हद तक पहला तो समझ ही नहीं आता, दूसरा उनका क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता तो वो भूल ही जाते हैं। मैं तो इतनी दफ़ा भूल चुके हैं कि भाई आप एक दफ़ा वो चीज़ पेश करो, फिर अगर उसको याद भी करा दिया तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब आप इतने ब्यूरोक्रेटिक और इतने साइकिल्स में फंसे हुए हो कि अगर आपको टेक्निकली, अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर टेक्निकल बंदे को अथॉरिटी भी मिले ना, लीडरशिप, एंड उसको डिसीजन मेकिंग मिले, तो काफ़ी हद तक चांस है। इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। सिंध में 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल ग्राउंड की बात करूँ, 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 30 डिस्ट्रिक्ट्स में आपके जो है ना, अभी जो सिंध का पूरा प्रोविंस है उसमें आपके 8 या 8.5 करोड़ लोग होंगे, जो क्योंकि हमारा एस्टिमेट ही चलता है, हमारे पास डाटा तो नहीं है हमारे पास। तो अगर हम कहते हैं 20 से 25 करोड़ पाकिस्तान की एवरेज एंड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज इन सिंध, दैट इज वी हैव दिस एस्टिमेट। तो हम उसको इस तरीके, जिसमें से 2.5 से 3 करोड़ मे बी प्लस माइनस कराची है, ठीक है, अर्बन साइड। नहीं, आपसे एक जमात इसमें नाराज हो जाएगी, 4 करोड़ है मान ले आप। मेरी तरफ से जितने भी हैं, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, दुश्मन के नहीं, अपने बच्चे। तो अच्छा, तो अब जो है अच्छा, उसमें फिर क्या होता है, जब आप अर्बन सेटिंग में जाते हैं आपको पॉपुलेशन बहुत क्लोज रिलेटेड मिलती है। व्हेन यू गो टू द रूरल साइड आपको बड़े बड़े जगह खाली मिलती है, और बहुत ऐसे, और ये चीज़ है कि आपके ना सेटलर्स हैं, जैसे काफ़ी जगह पे, स्पेशली हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कि जहाँ कोई स्कूल नहीं बना हुआ, एक कम आबादी है, वहाँ पे उन्होंने स्कूल्स खोले, जहाँ पे बच्चे, यानी गवर्नमेंट भी नहीं पहुँच पा रही, प्राइवेट भी नहीं है, तो फिर आपने ऐसे मॉडल्स को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, या थोड़ा सा उसको पुश किया है। अब वहाँ पे आप जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, आप आराम से इतने स्कूल्स अगर आप एवरेज लगाएं तो अभी सिंध के वैसे टेक्निकली थे 41,000 स्कूल्स, ठीक है। आफ्टर फ्लड 2022 ये आपके 19,000 पार्शली या फुली डैमेज। ये कौन से स्कूल है जहाँ पे जिनमें उताके भी शामिल हैं, जो जो कागजों में, किताबों में है, या वाकई हैं? नहीं है, इतना कितने हैं? इतने हैं। उसमें भी मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बताती हूँ, बिकॉज आई एम रियलिस्टिक पर्सन ना, मैं वो बुराई वाली साइड पे जाती हूँ। मैं कहती हूँ जो ग्रे एरिया ना, उसके अंदर जाके हम थोड़ा सा चीज़ों को टेक्निकली देखें। उसमें क्या है कि पहले थे 50,000 समथिंग, ठीक है। फिर जो हुकूमत में, ये आपने शायद सुना भी हो कि उन्होंने कहा था कि हम गोस्ट स्कूल्स बंद कर रहे हैं, और स्कूल्स का तो नहीं सुना, टीचर्स का सुना। उन्होंने कहा स्कूल तो वागजार कराएंगे, उसको स्कूल बनाएंगे, स्कूल बंद क्यों करेंगे? कुछ नहीं, उन्होंने क्या किया थी, कुछ मर्ज करके, कुछ कंबाइन करके, आपने शायद सुना होगा क्लस्टर स्कूल्स और ये सारी। अच्छा, गवर्नमेंट जो है ना वो ट्रायल एंड एरर पर चल रही, इतनी बुरी भी नहीं है गवर्नमेंट में, मतलब मैं दोनों साइड देखती हूँ। और गवर्नमेंट में भी कैटेगरीज हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी 10 लोग हैं, उसमें से कुछ आपको देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूँ आपको। देखिए, अगर कोई यहाँ पे कोई वजीर यंग है, लेट्स से कि ट्रेंड, देखिए अलमिया है, कुछ भी कहें इसको, जो इलेक्टेबल है, वो अपने हल्के से जीत के आता है, वो आके अपनी नुमाइंदगी करता है, फिर वो कोई वजीर या कोई ना कोई मनसब भी ले लेता है। अलमिया ये है कि अगर कोई मिनिस्टर विलिंग भी है, चेंज लाना भी चाहता है, जो नीचे ब्यूरोक्रेसी बैठी भी है, जो हमारी अफसरशाही है, वो आज की डेट में जो सेक्रेटरी साहब होंगे वो 55-56 साल के होंगे। 55-56 साल का सेक्रेटरी 22-23 साल में या तो CSS की तैयारी करने लगा होगा, या फिर पब्लिक SPSC के थ्रू। अब SPSC और CSC से बात करेंगे, लेकिन वो उस वक्त का जो माइंड है वो 30 साल पुराना है। आप 25 में बैठी, वो
80 की दहाई का माइंड है जिसको कागज पे साइन करने, फाइल कोई को रद्द पुरानी, करने, जी हाँ, वो आज के दौर की जिद्दत को कैसे एक्सेप्ट करे, वो लगा मुझसे आगे स्मार्टनेस किसी और में कैसे आ सकती कैसे आ है। सकती नहीं, तो ये वो रेजिस्टेंस है। लेयर्स हैं। हाँ, layers है। मुझे लगता है कि सियासतदानों से ज्यादा जो सिस्टम खराब है, सिस्टम कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, कुछ लोग उसकी जो लेकिन हाँ। हम सिस्टम बेसिकली वो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है वो खराब है, हाँ, वो इसमें आपको कोई चीज करने नहीं देते। करने नहीं देते। और दूसरा मुझे ये लगता है थोड़ा सा ना, अब हमारे ब्यूरोक्रेट्स को ना अनलर्न करने की जरूरत है। आप कहते हैं कि उनको अंडू करने की जरूरत नहीं है, अनलर्न क्यों करने की जरूरत है? अनलर्न मतलब आप एक साइकोलॉजिकली जब आप होते हैं ना, वो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जो एक वो हमें कॉलोनियल का गिफ्ट मिला है, तो वो निज़ाम हमारे जहनों पे इतना तारी हुआ है कि हम उससे आगे या उसके बियॉन्ड या इवॉल्व होके सोच ही नहीं पा रहे। तो अनलर्न का मतलब बेसिकली कि वो ब्लॉकेज अपने अंदर आप देखें कि भाई अगर कोई चीज़ बेहतर के लिए ला रहा है तो आप डिसीजन मेकिंग में अगर आपको लगता है ना कि आप उसको आगे नहीं कर सकते फॉर वट एवर रीजन, तो इन्फ्लुएंसर आप इन्फ्लुएंस रखते हैं उसमें, लेकिन आप उसको ये फैसिलिटेट कर दें कि उसको जाने दें, ठीक है, रोके नहीं। तो हमारे यहाँ वो जो रोकने रुकाने वाला है ना, उससे क्या होता है कि वो सारी चीज डैमेज हो जाती है। यहाँ तो फाइलें सालों तक पड़ी रहती है, हिलती तक नहीं है। तो ये चीज मुझे ये लगता है कि हमें इस चीज को इवॉल्व होने की जरूरत है। एंड मैं तो ये कहती हूँ कि नए बच्चे जो है ना, एक तो CSS एग्जाम जो है ना, अब ये बहुत हो गया है CSS एग्जाम का, तो हम एजुकेशनिस्ट किसी कोई बैठे या जो जिसको बैठना है, आप उसका करिकुलम चेंज करें, उसका तर्ज अमल चेंज करें, उसका इंटरव्यू चेंज करें। CSS के तो बिहेवियर में बाद में आता है। मुझे एक चीज बताया, एक अलमिया है हमारे यहाँ कुछ स्कूल्स हैं उनमें उताकें बनी हुई हैं, कुछ स्कूल्स हमने उनमें सेक्टर ऑफिस बना दिए, कुछ स्कूल्स में हमने क्या कहते हैं अपना कौम परस्ती को परवान चढ़ाया, कुछ स्कूल्स हमने मदरसे में तब्दील कर दिया। हमारे यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमारी आवाम या हमारा जहाँ तक इन्फ्लुएंस चलता है उसको अगर हमने बजोर ताकत मेंटेन और मैनेज नहीं किया और वाकई शऊर आ गया, जिसमें बड़ी एक आम सी कहावत है, कहते हैं कि कोई गांव वालों को शऊर आया उन्होंने स्कूल खोलने पे जिद की। कब कोई किसी वडेरे का कमी या मरासी जो भी है, जो साहब वो कहते हैं कि गाँव वाले कहते हैं कि सब स्कूल हमें लाजमी खुलवा के देने, गांव में शऊर आ गया। चौधरी साहब या जमींदार वडेरा जो भी होता है, मैं किसी भी जबान को टारगेट नहीं करा, मैंने वडेरा ही बोल दिया, मैंने चौधरी ही बोल दिया, वो कहते हैं हंस के बोलते हैं कोई नहीं, ये काम कर गांव में ना 1 महीने के लिए मेला लगवा दे। एक तरफ एक कल्चर है जहाँ पे आप स्कूल में कोताक बना लेते हैं, सेक्टर ऑफिस बना लेते हैं, मदरसा बना लेते हैं, या फिर कोई प्रेशर पॉइंट बनाते हैं। दूसरी तरफ आवाम का भी तर्ज अमल ये है कि अगर आपको वाकई सीरियस होकर सिखाने की कोशिश करता भी है तो आपकी अटेंशन स्कूल की तरफ नहीं, मेले की तरफ ज्यादा है। तो फिर ये जो मिला जुला रुझान है, इसमें फिर कहाँ गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कहाँ आवाम जिम्मेदार है? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर ट्रूली आपके एक गाँव है, उसके अगर 1000 घर हैं, उसमें 1000 घर हैं, ठीक है, एवरेज आपके कितने लोग होंगे, 4000, 5000, 8000, उसमें से 500 से 1000 लोग भी अपने गांव के लिए ये करें कि हमें तालीम, हमें सेहत, इधर हम बॉटम अप अप्रोच की बात करें, अभी हम टॉप डाउन तो मानते हैं, सब टीवी से लेकर हम माहिर हैं इसको करने के लिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो अगर 400 से 500 या 1000 भी वालिदैन हैं वो कि मेरे बच्चे को स्कूल चाहिए, यही गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ मुझे उस्ताद चाहिए, यहाँ मुझे पीने का साफ़ पानी चाहिए, यहाँ जो मैं ज़मीनें जिन पे काम आप करते हैं उसके हिसाब से मुझे तालीमी निज़ाम चाहिए, मुझे जो है वो अपने उसके लिए सेहत चाहिए, यही 1000 लोग आपका 7 से 8 हज़ार आप देखिएगा कैसे। मैंने देखा है, सियासी लोग जो होते हैं ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो देखते हैं कि किस तरफ रुझान जा रहा है, ठीक है, वो फ्लो में चलते हैं। आप अगर उन्हें थोड़ा सा कन्विंस करते हैं ना, उनको चाहिए अपना वोट, उन्हें अगर ये लगेगा कि इस चीज की वजह से मुझे वोट मिलेगा, चाहे वो स्कूल है चाहे कुछ भी है, हाँ, वो अच्छी चीज के लिए भी करेंगे। एंड आई हैव सीन इट, लिटरली आई हैव सीन इन सच पॉलिटिशियन, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी देखें ना, हम में से ही निकलते हैं ना, वो मैनी लोग ही होते हैं ना, इंसान ही होते हैं, उसी कम्युनिटी का बंदा, उससे क्या चाहिए? वोट चाहिए, सीधी सी बात। डेमोक्रेटिक, अभी हम ऑटोक्रेटिक पे और किसी और क्रेटिक पे नहीं जा रहे, लेकिन डेमोक्रेटिक उसमें अगर उसको वोट चाहिए तो वो करेगा। उसमें से हमारी अगर आवाम किसी दिन ये समझ जाए कि हमें नारे लगा के, बिरयानी खा के और क्या करते हैं, हमारे ये मेले लगा के हमें हमारी कौम आगे नहीं बढ़ सकती, उसके लिए सीरियसली एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी और हम SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17-18 कुछ अच्छी चीज़ें भी UN ने की हैं, तो उसमें जो है उन्होंने
बना दिए और स्ट्रक्चर्ड बनाए हैं बहुत। तो अगर हम वो सारी चीजें, तो हम आराम से थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री पे लेकिन आ देखिए सकते ये सिलसिला तो वहाँ है ना जहाँ पे वाकई अवाम ये सोचे, या आप देखिए मजमूई तौर पे एज अ सोसाइटी हम सोसाइटी का पार्ट तो है नहीं। हमारी अलमिया, हमारी जो एज ऑफ नाउ जो हमारा, जो मेरा भी थोड़ा बहुत रिसर्च है, लोग उठा बैठा है, हम ये चाहते हैं कि अगर हम आपके नहीं कि 500 लोग या 5000 लोग एक इलाके से खड़े हों, मैं ये चाहता हूँ कि 500,000 मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गली में मेरा घर है, उसमें 10 घर हैं, बट मैं चाहता हूँ गली में मेरे घर के आगे लेफ्ट राइट में ब्रेक, उसका स्पीड ब्रेकर हो रहा है, मतलब मेरा इन्फ्लुएंस लोग देखें। मैं वडेरे की औताक पे बैठता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट हो, मेरा कनेक्शन हो, मैं सेक्टर ऑफिस वाले को जानता हूँ, मैं यूनिट को जानता हूँ, मैं किसी कॉम्प्रेस रहने को जानता हूँ, मैं किसी मजहबी रहने को जानता हूँ, ताकि मेरा इन्फ्लुएंस बरकरार है। जब मैं इनफरादी तौर पर अपने आप को सोसाइटी से कोई बरतर चीज साबित करूंगा, तो सोसाइटी को तो मैं वैसे ही इन्फीरियर समझूंगा। जब सोसाइटी को मैं कमतर समझूंगा, तो वो जो मेरे ऊपर जो किसी भी जमात का इंचार्ज है, वडेरा है, मजहबी है, जो भी है, वो भी सोचेगा इनका तो रुझान ही एक स्वैग टाइप है। हाँ। इनको दिखावा चाहिए, शशका चाहिए। जब आवाम शशके पे मरेगी तो फिर वो आपको मेरिट पे चीजें क्यों देंगे? एज ऑफ नाउ हमारा जो सबसे बड़ा आलमी है, अगर आप देखें ना कि वडेरे को किसी भी वोट तो चाहिए ना, वो वोट ले रहा है जैसे भी ले रहा है। आपने कहा कि उनको पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, लेकिन जहां तक मेरी रिसर्च है, मैंने यहाँ पे लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई दिलचस्पी नहीं है। ऑल दे वांट इज उनको एक सरकारी नौकरी चाहिए। ऐसे है। एमएन एमपी के पास सरकारी नौकरी का कोटा होता है, वो अपने मनपसंद लोगों को देता है। वो सब मनपसंद लोग जो पूरे लाइफ को जस्टिफाई कर देते हैं। 100 में से 10 लोग अगर मेरी फेवर है बोलेंगे, आप बोलेंगे आदिल अच्छा आदमी है, हाँ। सो यकीन कर लेंगे अगले 5 साल तो निकल ही जाएंगे। हाँ, तो जब हमारा अपना इंटरेस्ट इतना है कि भाई मुझे यहाँ पे सड़क नहीं चाहिए, स्कूल नीचे साफ पानी चाहिए, मुझे यहाँ पे छोटे पैमाने पे कारोबार नहीं चाहिए जहाँ मैं कारखाना लगा लूँ, दुकान लगा लूँ, नहीं, मुझे ग्रेड 1 से 4 की माली की, नायब कासिद की, पैगंबर की, पियोन की काम नहीं करना। असल में ग्रेड 1 से 4 की नौकरी तो मेरा ख्याल कोटा का जंगी खत्म हो तो बेटर है। हम तो कहते ही कि हमें ग्रेड 1 से 4 की नौकरी ताकि हमें काम ना करना पड़े, हम बैठे रहे। तो जब तक अवाम की सोच ही है तो गवर्नमेंट कहाँ जिम्मेदार है? अवाम ही जिम्मेदार है। अवाम ज्यादा जिम्मेदार है। अच्छा, इसमें देखिए मैं इसको ऐसे देखती हूँ, हमें ना सबसे पहले तो एहसास कमतरी से निकलना है, ठीक है? एक दूसरे से कंपैरिजन। एंड दूसरा जो है ना, मैंने जो एक चीज हमारी सोसाइटी में देखी है, हमारी रिस्पेक्ट को या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो इज्जत नफ्स होती है, हमारी सोसाइटी ने ना बहुत जनरेशन्स थे उसको डिग्रेड होते या क्या बोलते हैं उसको, डिह्यूमनाइज होते बहुत अरसे से एक्सपीरियंस किया है, ठीक है? अगर कोई थोड़ा सा औहदे में बड़ा होगा, मतलब आपका वो 5वें ग्रेड का है, वो 4थे ग्रेड का है, तो वो उसको ऐसे मिसट्रीट करेगा, बहुत ही बुरे तरीके से उसके साथ बात करेगा, या उसको ये जताएगा कि मैं तुमसे बहुत कोई बड़ी चीज़ हूँ, ठीक है? ये साइकोलॉजी। जब तक हम इस चीज़ को एज ए ह्यूमन रिस्पेक्ट नहीं देना शुरू करेंगे, जो हमारे यहाँ मसला है और इतना डीप रूटेड है कि लोगों ने फिर जो है ना, लोग फिर क्या करते हैं, उस पावर के पीछे भागना शुरू करते हैं। अब इसका अगर हम रूट कॉज पे जाते हैं, तो वो कॉलोनियल जो ज़माना था, उन्होंने उस ज़माने में एक सिस्टम बनाया था जिसमें उन्होंने, जो हम ब्यूरोक्रेट तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, बट इनफॉर्मली भी अगर आप बिहेवियर्स पे जाएंगे तो वो वहाँ पे उसको इज्जत होगी जिसके पास कोई चीज़ होगी, चाहे वो, अच्छा इस पे हम कैपिटलिज्म के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, पावर के और भी डायनामिक्स हैं आपके, तो उसके पास ताकत उसके पास होगी, इज्जत उसको मिलेगी जिसके पास ताकत होगी।